हेलो, आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास प्लस टू के अंदर मैं टॉपिक जो चैप्टर वन और टू के जो टॉपिक रह गए थे उसको मैं कवर करने जा रही हूँ, जैसे स्टॉक एंड फ्लो, इन्वेस्टमेंट और इसके कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस एंड कैपिटल रिजर्व फंड, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड देन कमेंट जरूर करिए। सबसे पहले जो टॉपिक ले रही हूँ वो है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मीन्स जो क्वांटिटी मेजर करी जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि मेरे अकाउंट के अंदर अभी अगर बैंक में ऐप खोलूँ, एक्सिस बैंक की ऐप खोलूँ, तो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, तो ये मेरा क्या है? दैट इज़ अ स्टॉक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट में अभी मैंने रिसेंटली इसको मेजर किया। इसी तरह से ये आपके सामने एग्जांपल है कि जनवरी 1 में अगर देखा जाए कि 20,000 बैंक अकाउंट में पड़े हैं, जनवरी 10 में देखा जाए तो 25,000 बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो दैट मीन्स ये शो कर रहे हैं दैट इज़ योर स्टॉक, क्योंकि इसकी मेजरमेंट कब हुई है? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। इस तरह से यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं स्टॉक के, जिसको हम मानते हैं कि ये हमेशा क्या होते हैं? स्टॉक माने जाते हैं, जैसे कैपिटल हो गया या क्वांटिटी ऑफ मनी हो गई। तो ये आपकी नोटेबल एग्जांपल्स हैं, दैट इज द स्टॉक वेरिएबल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये नॉट टाइम डायमेंशनल होते हैं, यानी कि रेगुलर नेचर के अंदर इसको मेजर नहीं किया जाता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब आके हम मेजर करते हैं तो वही आपका स्टॉक कहलाता है। अब चलिए फ्लो करते हैं। फ्लो का मतलब है जब ये ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, दैट मीन रेगुलर नेचर के अंदर आते हैं जब ये। जैसे सपोज मुझे मंथली सैलरी जो है वो 50,000 मिलती है, तो ये मेरी क्या है? दैट इज अ फ्लो वेरिएबल, और मूल्य मुझे मिलनी मिलनी है। इसी तरह से आप अपने बच्चे को पॉकेट अलाउंस देते हैं, सपोज 1500 के अकॉर्डिंगली, या आप अपने पेरेंट्स से 1500 के अकॉर्डिंगली जो है वो पॉकेट अलाउंस ले रहे हैं, तो वो आपका क्या है? फ्लो है। इस तरह से स्पेंड करा जा रहा है 50 रुपीज़ एवरी डे इन द स्कूल कैंटीन। आप एज ए स्टूडेंट इनको 50 रुपए जो है वो स्पेंड कर रहे हैं स्कूल कैंटीन के अंदर, रूटीन के अंदर ये चल रहा है। इस तरह से बैंक अकाउंट के अंदर, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सपोज एफडी है तो उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, या करंट अकाउंट भी है तब भी उसके ऊपर दैट मीन्स करंट में रेगुलर सेविंग के अंदर मेरा पैसा पड़ा हुआ है, तो सेविंग के ऊपर मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी एक रेगुलर नेचर के अंदर आएगा, तो वो भी मेरा क्या है? फ्लो माना जाएगा। और ये ज़रूरी है कि ये जो मेज़रमेंट होती है पर यूनिट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, दैट मीन आवर्ली, डेली या फिर मंथली या फिर ईयरली, इसको कर किया जाता है। अब इसके कुछ नोटेबल एग्जांपल्स हैं, जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजप्शन, देन इंटरेस्ट। ये हमेशा ही क्या माने जाते हैं? दैट इज़ द फ्लो। और ये टाइम डायमेंशनल होता है, दैट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंगली इसको मेज़र किया जाता है। चलिए अब डिफरेंस लेते हैं, स्टॉक एंड फ्लो के अंदर डिफरेंस क्या है। स्टॉक मींस जो मेजर होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, और ये मेजर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। टाइम डायमेंशनल ये नहीं है, और ये है। उसके बाद नेचर ऑफ द कंसेप्ट क्या है? ये स्टैटिक है, मतलब फिक्स होता है। और ये डायनेमिक कंसेप्ट के अंदर आता है। और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मेजर करी जाती है 31/3/2018 में। नंबर ऑफ, अगर आप मारुति कार्स इन दिल्ली देखें तो एक पर्टिकुलर ईयर के पॉइंट के अंदर इसको मेजर किया जाता है। मनी सप्लाई होगी, सर्कुलेशन ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी हो गया। और इस तरह से नेशनल वेल्थ है, या फिर क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड है। तो ये सारी एग्जांपल आपके स्टॉक के बन जाती हैं। अब जरा फ्लो के अंदर आते हैं, दैट मीन नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 कितने हुए। देन उसके बाद मारुति कार की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ड्यूरिंग द ईयर 2019 में कितनी हुई। एक्सपेंडिचर और द ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी कितना है। नेशनल इनकम क्या है? वहाँ नेशनल वेल्थ था, यहाँ नेशनल इनकम हो गया है। और इसके बाद क्वांटिटी ऑफ द व्हीट प्रोड्यूस्ड कितना है, तो वहाँ पे स्टोर्ड था, यहाँ प्रोडक्शन यूज वर्ड यूज हो रहा है। तो ये आपके डिफरेंसेस के पॉइंट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ले रही हूँ मैं। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये याद रखिए, स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर इसमें कोई चेंज आता है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, तो वो हम क्या कहलाते हैं? दैट इज द इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कैपिटल स्टॉक के अंदर कोई चेंजेस, जिसको हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसका फॉर्मूला बनता है आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, और ट्राइंगल ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं डेल्टा, और के स्टैंड फॉर कैपिटल। तो दैट मीन्स जितना भी चेंज इन कैपिटल स्टॉक में आएगा वही इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब इसके कंपोनेंट करते हैं। यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट है, एक फिक्स्ड होता है, फिर जिसको फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है।
और इसके साथ इसका मीनिंग क्या बनता है, दैट मीन्स इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स असेट। अब याद रखिए ये फिक्स असेट है, वहाँ ऊपर स्टॉक ऑफ कैपिटल था, तो फिक्स असेट के अंदर अगर कोई चेंजेस आती हैं, दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, तो वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये 1 साल के अंदर ही मेजर किया जाता है। और इसकी एग्जाम्पल क्या होंगी, सपोज बिगिनिंग 2022 में आपके पास 8 स्टॉक ऑफ मशीनरी था, एट द एंड ऑफ द ईयर ये 10 मशीन के अकॉर्डिंग हो गया, तो इट मीन 2 मशीन का इंक्रीज आ गया, तो ये आपकी क्या बन जाती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट। 2 मशीन के इक्विवेलेंट का जो मनी है वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ये आपका इसका फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स माइनस द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स असेट। इस तरह से दूसरा पार्ट जो इसके अंदर आता है, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेंट्री वर्ड को पहले आपको समझना होगा। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, दैट मीन यहाँ पे 3 तरह का स्टॉक शामिल है, जैसे पहला आता है फिनिश्ड गुड्स, दूसरा सेमी फिनिश्ड, एंड देन थर्ड इज द रॉ मटेरियल। तो दैट मीन्स अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करी जाती है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने के बाद, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, दैट इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ये देखिए, राइट। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी एक फॉर्मूला है और इधर नीचे भी है। फिक्स इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले को भी आपने लर्न करना है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले को भी। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपका न्यूमेरिकल जब नेशनल इनकम का आता है तब उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड होती है, दैट मीन्स दीज आर द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द फिक्स असेट, एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक बट बिफोर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन इसके अंदर ही एडेड होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस क्या करना है, डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्चुअल एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द नेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेते हैं, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन माना जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो आपका क्या बन जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड देन कैपिटल स्टॉक। डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ही है, 11 में भी आप पढ़ते रहते हैं इसको, दैट मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। यानी कि जैसे जैसे आप कोई फिक्स असेट यूज करते हैं उसका वैल्यू कम होता जाता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, देन उसके बाद और घर में कोई फिक्स असेट्स है या आपके बिजनेस में कोई फिक्स असेट है, वो हमेशा डेप्रिशिएट होती होती है, उसको फिर बाद में आपको कई कई बार कई मशीनरी को आपको बेच के उसको नया भी लेना पड़ता है, बट हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, दैट मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट। अब कैपिटल लॉस की बात करते हैं। कैपिटल लॉस का मतलब है जब आपका अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस या नेचुरल कैलेमिटी आ गई या एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी चकारी हो गई, तो दैट मीन्स वो आपकी फिक्स असेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट मीन्स कोई उठा के ले गया, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई सुनामी आ गई जिसमें आपकी फैक्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कैपिटल लॉस, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेप्रिसिएशन। और इसी के साथ आपका प्रोविजन फॉर लॉस है। प्रोविजन दैट मीन्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो है वो हम प्रोविजन मेंटेन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पर कैपिटल लॉस के रिगार्डिंग हम यहाँ कोई भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो है वो मेंटेन नहीं होते, बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ जी कैपिटल लॉस होगा या फिर नहीं होगा। और उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस मींस ये हैम्पर नहीं करता कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो दैट मींस ये अगर डेप्रिसिएशन होती है तो प्रोडक्शन आराम से चलता रहता है। ऐसे नहीं है कि हाँ डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट कर गई तो मशीनरी खराब हो गई है, इसको बंद ही कर देना पड़ेगा, नो, आपकी मशीनरी आराम से चलती जाएगी, बट डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम कंसिडर करते जाएंगे इन द अकाउंट्स। अब दूसरी बात करते हैं कैपिटल लॉस की। कैपिटल के लॉस अगर होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी अगर एग्जिस्ट कर जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर, दैट मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस बंद भी हो सकता है। अब आप समझ लीजिए सुनामी आ गई, फैक्ट्री सारी खत्म होगी, तो प्रोडक्शन कहाँ से करोगे भाई, तो उसको आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा उस केस के अंदर। तो ये आपके दोनों का डिफरेंस हो गया।
चलिए अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व फंड की। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको पता है, अभी मैंने समझाया। दैट मीन्स इट इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू या लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, बट किसके कारण? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड देन एक्सपेक्टेड और द फोर्स इन ऑब्सोलेंसेस। तो ये आपके रीजन हो सकते हैं। बट डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? इसका मतलब है कि आपने एक फंड क्रिएट किया है कि हर साल सपोज मेरी कंपनी में जो डेप्रिसिएशन होती है वो 10,000 की होती है, मैं बहुत छोटा अमाउंट ले रही हूँ, तो ये 10,000 के इक्वलेंट मनी मैं एक फंड में ट्रांसफर करती हूँ। दैट फंड इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। वो हर साल जाता है। दैट मीन्स अगर 5 सालों के लिए मैंने ये जो मनी है वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डाली, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिए, तो मेरे पास 50,000 हो जाएगा। तो इट मीन्स मैंने ये रिजर्व करके पैसा रख लिया इन केस जब मशीनरी को मैं बेचूंगी, पुरानी वाली को बेचूंगी, तो नई वाली मशीनरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसा होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब वो मैंने कब खरीदनी है, तब तक मैं इस फंड के अंदर पैसा मेंटेन करती जाऊंगी और आउट ऑफ द प्रॉफिट यहाँ से पैसा निकालती जाऊंगी। चलिए देखिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड टू अक्यूमुलेट फंड। अक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, फॉर द रिप्लेसमेंट, किसके लिए? ताकि हम जब फिक्स सेट कोई नई परचेज करें तो हमारे पास प्रॉपर पैसा इकट्ठा हो जाए। और व्हेन दे आर वर्न आउट और बिकम ऑब्सोलीट और आउटडेटेड, जब पुरानी मशीनरी खराब हो जाएगी तो नई मशीनरी के लिए हमारे पास प्रॉपर पैसा इकट्ठा हो चुका होगा। नाउ फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हाउस होल्ड, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर एंड देन फोर्थ वन इज द एक्सटर्नल सेक्टर, और जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है ये इसमें क्या क्या कौन कौन से पर्सन शामिल होते हैं, ये सारा इंक्लूड होता है इसके अंदर। दैट इज ऑल द कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको हम ओनर भी बोलते हैं फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे ख्याल से आपको पता होगा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। इसमें 4 चीजें शामिल हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, जिसमें आपका आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन चारों के जो ओनर हैं वो कौन है? दैट इज द हाउस होल्ड सेक्टर। तो दे आर ऑल्सो नोन एज द कंज्यूमर और दे आर ऑल्सो नोन एज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट देखिए, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर मीन ये ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, यानी कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है उनसे लेते हैं। बट ये जो 4 अभी मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए, तो दैट मीन ये इसके ओनर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। बट ये फिर इनको सबको किसको देता है? दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि हायर करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड सेक्टर को बोलता है ये मुझे दे दो, और उसके बाद इसके बदले में उनको फिर रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड देन प्रॉफिट वगैरह इस तरह से कमा के ये उनको देता है। तो दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज एंगेज इन द हायरिंग ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से। ना उसके बाद आती है गवर्नमेंट सेक्टर। ये गवर्नमेंट सेक्टर करता क्या है? ये एक वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करता है, और ये मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को और नेशनल डिफेंस की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता है। और साथ में ये एक प्रोड्यूसर का काम भी होता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन का काम भी होता है। तो इसलिए दोनों काम ये करता है गवर्नमेंट, दैट मीन्स वेलफेयर एजेंसी, और मेंटेनिंग, दैट मीन्स मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और नेशनल डिफेंस की एक्टिविटीज़ ये करता है। नाउ एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और साथ में फ्लो ऑफ कैपिटल में डील करते हैं बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चारों सेक्टर अपनी अपनी एक्टिविटीज के अंदर करे गए हैं। नाउ अब बात करते हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। यहाँ पे 3 सेक्टर, आप इस पहले इसको देखिए, मैं आपको इसको इनलार्ज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने ये एक चार्ट सा मैं शो कर रही हूँ, जिसके अंदर सबसे पहला फेस आता है प्रोडक्शन का, उसके बाद आता है इनकम जनरेशन का, और तीसरे नंबर पे बारी आती है किसकी? प्रोडक्शन फेस ऑफ द डिस्पोजिशन। तो ये तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं, तीनों के तीनों फेसेस, नॉट सेक्टर, तीनों के तीनों फेसेस जो हैं वो आपस में सर्कल में घूमते हैं। तो दैट मीन्स सबसे पहले प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इसको फिर इनकम जनरेट होती है, और फिर उसके बाद आगे खर्चा होता है, और फिर ये सर्कल घूमता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ सर्कल फ्लो ऑफ इनकम, दैट इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस इसको माना गया है, जिसमें ये 3 तरह की जो फेसेस है वो इन्वॉल्व है: प्रोडक्शन,
इनकम एंड देन एक्सपेंडिचर, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और जिसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स एंड देन हाउस होल्ड की। दैट मीन्स ये डेफिनेशन कंप्लीट करती है जो कि ये सर्कल है जो वो घूमता है और घूमता ही रहेगा। और इसको हम ट्रिपल आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं इस सर्कल को, क्योंकि आगे जाके जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी, ये आपके तीन जो चल रहे हैं, प्रोडक्शन देन इनकम देन एक्सपेंडिचर, इन तीनों के आंसर सेम होते हैं और ये ट्रिपल आइडेंटिटी के तौर पे इसीलिए आते हैं। नाउ फेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। दैट मीन्स वैल्यू एडिशन इसको बोला गया है, जिसके अंदर वो सबसे पहले ये चार जो फैक्टर्स हैं वो लेता है किससे, हाउस होल्ड से, और हाउस होल्ड से चार फैक्टर्स को लेकर देन इनकी वैल्यू एडिशंस करता है। इसमें मतलब प्रोसेसेस ऑप्ट करता है और फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन प्रोसेस ऑप्ट करता है। और उसके बाद यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ ये चार सेक्टर होते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स फैक्टर एंड देन नॉन फैक्टर इनपुट्स को ये कंबाइन करता है और प्रोडक्शन करता है। और उसके बाद आता है इनकम जनरेशन। इसको फेस को डिस्ट्रीब्यूशन फेस भी बोला जाता है। अगर आप किसी से कोई चीज़ हायर करोगे तो आपको बदले में उसको देना पड़ेगा। जैसे हमने लैंड हायर किया तो हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट। अगर हमने किसी के कैपिटल ली तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर हमें लेबर हायर करी तो हमें वेजेस देनी पड़ेंगी। और अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसको क्या बनेगा, मिलेगा प्रॉफिट। तो इन चारों को मिला के हमारा क्या बन जाता है, इनकम जनरेशन। इसके बाद खर्चों की बात करते हैं। अब ये इनकम कहाँ चलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, दो एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं। अगर ये फाइनल गुड्स परचेज किया जाता है बाय द हाउस होल्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट अगर फाइनल गुड यही परचेज करी जाती है बाय द प्रोड्यूसर तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये सर्कल है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। और वैसे भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर में सीबीएसई इसको डायरेक्टली पूछ रही है और आप लोगों ने इसको ध्यान से कवर करना है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें रियल फ्लो आता है। रियल फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जिसमें हाउस होल्ड टू द फर्म आता है। आपके सामने ये थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने के लिए मैं डायग्राम यूज करूंगी। तो ये देखिए दो सेक्टर हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या होता है, दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये भी मैंने बताया। तो ये चारों के चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो ये किसको दे देता है, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर इसको कंबाइन करता है, प्लस इसमें रॉ मटेरियल ऐड करता है जो अभी भी हमने पढ़ा। तो ये कंबाइन करके गुड्स बना के किसको दे देता है, हाउस होल्ड। तो इसीलिए रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें मनी नहीं शामिल होती है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में लेन देन होता है। इसलिए फ्लो ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म और फर्म टू द हाउस होल्ड ये डीलिंग होती है। ये देखिए करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। और इसी तरह से डायग्राम के अंदर आप देखा भी है, सिर्फ गुड्स का ही फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो। और ये दो सेक्टर के अंदर ही जाता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मनी। नाउ नेक्स्ट अभी आपके सामने आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ओनली द फ्लो ऑफ मनी। अब वो हाउस होल्ड सेक्टर ने चार फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज दिए थे। फैक्टर ऑफ सर्विसेज किसको दिया था, प्रोड्यूसर को। अब प्रोड्यूसर बदले में इनको क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट। ये आपका इनकम जनरेशन हो जाएगी जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम किसके पास आ जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। और उसके बाद खरीदा तो सामान उसने किससे था, प्रोड्यूसर से, इसलिए उसको अल्टीमेटली पैसा किसको देना पड़ेगा, टू द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे अगर इस सर्कल को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ मनी का फ्लो है, तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। ये देखिए डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म एंड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द फर्म। और इस तरह से अगर डायग्राम में देखेंगे तो इसमें कोई गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मनी का फ्लो है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। और ये दो सेक्टर्स में ही डील करता है। ओके बच्चे, अब मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे टॉपिक इन्वॉल्व करे हैं, जिसमें चैप्टर 1 और 2 अब मेरा इस वीडियो के साथ ख़त्म हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।